हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। मेरा नाम है कनिका और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही हॉरिबल स्टोरी, जैसे कि जनरली मैं आपके लिए लाती ही हूँ। आज की मेरी ये स्टोरी है ब्रेंडा डेलगाडो की, जो कि एक बहुत ही जेलस गर्लफ्रेंड थी। किस तरह से उसने क्या किया आगे चलकर, ये मैं आपको डिटेल में इस केस में बताने वाली हूँ। ये काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है, लेकिन साथ ही में ये अपने आप में एक बहुत दुख भरी और बहुत हॉरिबल स्टोरी भी है। ब्रेंडा का जन्म हुआ था 18 ऑफ जून 1982 में। ब्रेंडा का जन्म हुआ था मैक्सिको में और उसके माता पिता का नाम था लुइस और मारिया डेलगाडो। उसके पिता लुइस एक फैक्ट्री वर्कर थे, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि अगर वो यहाँ से निकलते हैं, यानी कि मैक्सिको से बाहर जाते हैं, तो उनके पास काम करने की ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज होंगी। इन्होंने यहाँ से मूव होने का डिसीजन लिया और फाइनली ये लोग डेलस टेक्सास मूव कर गए विद फैमिली। जिस समय इनकी फैमिली यहाँ से शिफ्ट हुई, डेलस गई, उस समय ब्रेंडा काफी छोटी थी। मुझे एज नहीं पता कि उसकी उस समय क्या उम्र थी, लेकिन ये बताया जाता है कि उस समय वो बहुत ही एक छोटी सी बच्ची थी। यहाँ आकर उसके पिता ने कंस्ट्रक्शन में काम करना शुरू कर दिया। उनको कंस्ट्रक्शन वर्क्स मिल रहे थे, वहां पर जाकर वो काम करते थे। और जो इसकी माँ थी, वो पोस्टल सर्विसेज के लिए काम करने लगी। ब्रेंडा के बचपन के बारे में बताया जाता है कि जब ब्रेंडा छोटी थी तो वो काफी शाय थी, काफी रिजर्व रहती थी, लेकिन इसके साथ ही वो काफी केयरिंग थी, बहुत ज्यादा काइंड थी और किसी को परेशान नहीं करती थी। ब्रेंडा क्योंकि पढ़ाई में भी काफी अच्छी थी, इसलिए उसके सारे ही टीचर्स उसको बहुत पसंद करते थे। सभी टीचर्स उसको प्यार करते थे, उसे अटेंशन देते थे। और ये भी बताया जाता है कि ब्रेंडा जब अपने स्कूल में ही थी, तब उसने 2 पार्ट टाइम जॉब्स करनी भी शुरू कर दी थी। ब्रेंडा जब सिर्फ हाई स्कूल में थी, तब वो 2 जॉब करी थी, जो कि फ्लोरिस्ट की थी और वेट्रेस की थी। तो हम कह सकते हैं कि ब्रेंडा काफी सिंसियर थी। इसके अलावा इसके घर की कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं थी। इसके माता पिता की कोई बहुत बड़ी नौकरी नहीं थी, वो बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा रहे थे। शायद इसी के कारण ब्रेंडा को जॉब करनी पड़ी होगी। अगर हम इसके एक पर्टिकुलर ट्रेड के बारे में बात करें, जिसके बारे में सभी ने बाद में बात की, तो वो ये थी कि इसका वर्क एथिक बहुत अच्छा था। ये अपने काम में बहुत ही अच्छी थी। ये चाहती थी कि आगे चलकर ये बहुत सक्सेसफुल बने, और इसके लिए वो बहुत ईमानदारी से काम करती थी। इसका सपना था कि आगे चलकर इसको मेडिकल स्कूल अटेंड करना है। शायद ये डॉक्टर बनना चाहती थी, या फिर मेडिकल फील्ड में ही जाना चाहती थी किसी और डेजिग्नेशन पर। इसने अपने माता पिता को बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे मेडिकल स्कूल भेज दो, लेकिन इसके माता पिता इसकी स्कूल की फीस बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उनके पास इतना ज्यादा पैसा था ही नहीं, और वहां पर जो भी एजुकेशन वगैरह होती है वो काफी महंगी होती है। तो इसके माता पिता इसे वहां नहीं भेज पाए। तब इसने एज अ डेंटल असिस्टेंट एक जॉब ज्वाइन कर ली, और इसकी ये जॉब भी डेलस टेक्सास में ही थी। ये एक ऐसी जॉब थी जो उसके मेडिकल में जाने के सपने को कहीं ना कहीं पूरा भी कर रही थी, और इसके लिए कोई विशेष डिग्री, किसी विशेष पढ़ाई की जरूरत भी नहीं थी। तो अब हम 12 ईयर्स आगे चलते हैं। सीधे हम चलते हैं 2012 में। अब आप सोचेंगे कि इतना लंबा गैप क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि इन 12 ईयर्स में कुछ खास नहीं हुआ, जो कि मैं आप लोगों को बताऊं। तो इन 12 ईयर्स में जो ब्रेंडा थी, वो लगातार एज अ डेंटल असिस्टेंट अपनी जॉब कंटिन्यू कर रही थी। अब वो अपने माता पिता के घर से बाहर आ चुकी थी। उसने एक रूम रेंट कर लिया था अपने एक मैरिड फ्रेंड के घर में। उसका एक फ्रेंड था जिसका बड़ा फ्लैट था, उसमें ही एक रूम उसने रेंट कर लिया था, उसका किराया वो उसको देती थी। अब ब्रेंडा की उम्र 30 ईयर्स हो चुकी थी। और उसके बाद अगस्त 2012 में वो एक व्यक्ति से मिली जिसका नाम था डॉक्टर रिकार्डो, जिसको हम इस केस में आगे रिकी कहकर बुलाएंगे, क्योंकि उसका निकनेम रिकी था। अब अगर हम डॉक्टर रिकार्डो या रिकी की बात करें, तो ये व्यक्ति एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग था, अपनी फैमिली के काफी क्लोज था, और ये पला बड़ा था कैलिफोर्निया में। इसने मेडिकल स्कूल ज्वाइन किया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का। वहां से पढ़ाई पूरी करने के बाद अगस्त 2012 में इसने एक जॉब ज्वाइन की थी, और इसकी ये जॉब थी डेलस टेक्सास में। और यहाँ पर ये एक डर्मेटोलॉजिस्ट के रूप में काम कर रहा था, यानी कि स्किन के जो डॉक्टर होते हैं। और जिस समय ये ब्रेंडा से मिला, उस समय तक रिकी की शादी भी हो चुकी थी, और वो अपनी पत्नी से अलग भी हो चुका था। और ये उस समय अपने डिवोर्स के फाइनल स्टेजेस में था, यानी कि इसका तलाक फाइनल होने वाला था। रिकी और ब्रेंडा ये दोनों ही एक कॉन्सर्ट में मिले थे। कॉन्सर्ट में मिलने के दौरान रिकी और ब्रेंडा एक दूसरे को पसंद करने लगे, और रिकी को स्पेशली ब्रेंडा की वर्क एथिक्स पसंद आई। वो काफी एम्बिशियस थी, अपने काम के प्रति काफी सीरियस और ईमानदार थी। ये सारी बातें रिकी को काफी पसंद थी।
इधर इन लोगों के बीच में इंस्टेंट कनेक्शन हो गया, ये लोग जल्दी ही एक दूसरे के साथ डेट करने लगे। ब्रेंडा बहुत ज्यादा थ्रिल्ड थी, स्पेशली ये सोचकर कि वो एक डॉक्टर को डेट कर रही है। उसने हमेशा ये सपना देखा था कि जब भी वो शादी करेगी तो वो एक डॉक्टर से करेगी। हालांकि ये अपने आप में बहुत अजीब सी बात है इस तरह के सपने देखना, लेकिन फिर भी उसने यही सब कुछ अभी तक सोचा था और वही सब कुछ होने जा रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कम से कम कि ये होने वाला है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसके पीछे एक कारण था पैसा। आपको पता ही है कि स्पेशली फॉरेन में जो डॉक्टर होते हैं वो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, और अगर कोई एक डर्मेटोलॉजिस्ट हो तो उसकी तो आप इनकम सोच भी नहीं सकते, इतना ज्यादा पैसा वो कमाता है। अब ब्रेंडा अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को लगातार बताती जा रही थी कि मैं एक डॉक्टर को डेट कर रही हूँ, एक डॉक्टर को डेट कर रही हूँ, वो डर्मेटोलॉजिस्ट है। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा ब्रैग कर रही थी। उसको बहुत खुशी थी और वो ये खुशी सब में जाहिर भी कर रही थी, शायद उसको बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो रहा था। धीरे धीरे करके 3 मंथ्स गुजर गए। ये लोग 3 मंथ से डेटिंग कर रहे थे। और इसी दौरान जिस कमरे में ये रह रही थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो इसके एक मैरिड फ्रेंड का फ्लैट था जिसमें ये एक कमरे में रहती थी। तो वो जो फ्रेंड था इसने ब्रेंडा से कह दिया कि तुम्हें ये रूम खाली करना पड़ेगा। उसके रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, रीजन नहीं पता है, हो सकता है कि उसको वो कमरा चाहिए हो, जो भी होगा। अब ब्रेंडा को रूम खाली करना था। अब ब्रेंडा ने डायरेक्टली रिकी से पूछ लिया कि क्या मैं तुम्हारे साथ मूव इन कर जाऊं। यानी कि अब वो डायरेक्टली रिकी के साथ रहने वाली थी, उसके साथ लिव इन करने वाली थी। और ये चीज रिकी को काफी ज्यादा अजीब लगी, क्योंकि अभी इनको मिले हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। सिर्फ 3 मंथ से वो उसको जानता था, और अब इसके साथ रहने का इतना बड़ा डिसीजन लेना ये उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन रिकी भी इस समय तक ब्रेंडा के प्यार में काफी अंधा हो चुका था। उसको ब्रेंडा काफी पसंद थी। उसने उसकी केवल पॉजिटिव साइड्स ही देखी थी। उसे ब्रेंडा क्योंकि अच्छी लगती थी, इसलिए उसने कह दिया कि ठीक है, तुम मेरे घर में आकर रह सकती हो। और फिर ब्रेंडा अपने सारे के सारे सामान के साथ रिकी के घर में मूव इन कर गई। फिर इनको साथ रहते रहते 3 मंथ्स हो चुके थे, यानी कि उनको कुल मिलाकर डेटिंग करते हुए 6 मंथ्स हो चुके थे। अब इन 6 मंथ्स के बाद अब रिकी का बर्थडे आया। रिकी के बर्थडे पर ब्रेंडा ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी। इसमें इसने लिखा, हैप्पी बर्थडे टू द मोस्ट अमेजिंग एंड स्मार्टेस्ट मैन आई नो। इस पोस्ट में उसने आगे लिखा था, रिकी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आई लव यू विद ऑल माई हार्ट एंड आई कैंट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। यानी कि एक तरह से ब्रेंडा ने खुलकर रिकी को अपनी बात बता दी थी। उसने ये जाहिर कर दिया था कि वो रिकी से शादी करना चाहती है और हमेशा उसके साथ ही रहना चाहती है। फिर कुछ समय के बाद एक और इम्पोर्टेंट घटना हुई, और ये घटना थी कि अब ब्रेंडा को एक डेंटल हाइजीन स्कूल में एडमिशन मिल गया था। और ये सपना उसने अपने हाई स्कूल से देखा था कि वो फाइनली एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल बने। उसका ये सपना कहीं ना कहीं अब सच होने जा रहा था। वो यहाँ पर पढ़ाई करने लगी, लेकिन जब वो अपने फर्स्ट ईयर में थी तो एक अजीब सी उसके साथ दुर्घटना, हम कह सकते हैं कि वो घट गई। और वो दुर्घटना ये थी कि वो प्रेग्नेंट हो गई। और उस समय रिकी ने और ब्रेंडा ने डिसाइड किया कि सबसे अच्छा यही होगा कि इस बच्चे को अबॉर्ट करा दिया जाए, क्योंकि अभी हम दोनों ही अपने करियर की शुरुआत में हैं, अभी हमें काफी कुछ करना है। इस बात के लिए ब्रेंडा भी मान गई, लेकिन वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस हो गई। उसको ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। और उस समय उसने रिकी से कहा कि मैं कभी ना कभी तुम्हारे बच्चे की माँ जरूर बनूंगी, इस चीज के लिए आज मैं शपथ लेती हूँ। इसके बाद इन्होंने बच्चे को अबॉर्ट करा दिया। और उसके बाद हम चलते हैं सीधे 2014 की तरफ। अभी तक रिकी और ब्रेंडा के रिलेशनशिप को 1 साल से ऊपर हो चुका था। ये लोग अब फ्यूचर में आगे बढ़ने की बात करने लगे थे। रिकी ने ब्रेंडा को एक प्रॉमिस रिंग भी दे दी थी। प्रॉमिस रिंग एक तरह की ऐसी रिंग होती है जिसमें आप ये प्रॉमिस कर देते हैं अपने पार्टनर से कि हम आगे चलकर शादी करेंगे। तो एक तरह से आप एंगेजमेंट भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के प्रति कमिटेड हो गए हैं। तो इस तरह की इनकी बातचीत चल रही थी। ये लोग फ्यूचर के सपने देखने लगे थे, फ्यूचर की प्लानिंग करने लगे थे। लेकिन फिर इसी सेम टाइम पर इनके रिलेशनशिप में भी अब प्रॉब्लम्स दिखाई देने लगे। और ये प्रॉब्लम आई रिकी की फैमिली की तरफ से। रिकी की फैमिली ब्रेंडा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उन्हें ब्रेंडा, हम कह सकते हैं कि फूटी आंख नहीं सुहाती थी। और रिकी, जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरू में, कि अपनी फैमिली के काफी क्लोज था। रिकी की फैमिली को ब्रेंडा बहुत ज्यादा रूड लगती थी, कंट्रोलिंग लगती थी, और उन्हें ऐसा लगता था कि वो पैसों के प्रति बहुत ज्यादा लालची है और वो रिकी के साथ सिर्फ उसके पैसे के कारण है। अब ये कितना सच था ये तो पता नहीं, लेकिन उन्हें ब्रेंडा के बारे में बिल्कुल ऐसा ही लगता था। अब ब्रेंडा को जब ये सारी चीजें पता चली, क्योंकि पता चलनी ही थी, तब इनके बीच में प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। ब्रेंडा को ऑब्वियसली ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं आया। जब रिकी ने सारी चीजें अपनी फैमिली से सुनी
और क्योंकि वो अपनी फैमिली का काफी क्लोज था तो उसने इन सारी चीजों पर ध्यान भी दिया। ऐसा नहीं है कि उसने अपनी फैमिली से बहस की, लड़ाई की, कि ऐसा नहीं है, बल्कि उसने इन चीजों पर ध्यान देना शुरू किया। और तब उसने पाया कि उसकी फैमिली ने जो नोटिस किया है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक काफी ठीक भी है। वाकई में इस तरह के नेगेटिव ट्रेट्स अब उसको ब्रेंडा की पर्सनैलिटी में दिखाई देने लगे थे। अभी तक तो रिकी ने लव गॉगल्स चढ़ाए हुए थे, लेकिन जैसे ही वो रियलिटी में लौटा उसको ब्रेंडा की ये सारी हरकतें दिखने लगी। और जो ब्रेंडा थी वो अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा जेलस गर्लफ्रेंड थी, एक्सट्रीमली जेलस। थोड़ी बहुत जलन तो हर किसी में होती है, लेकिन वो तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर जा चुकी थी। वो बार बार रिकी को एक्यूज करती रहती थी कि तुम जब लेडीज के साथ होते हो तो तुम्हारा बिहेवियर बहुत ज्यादा इनएप्रोप्रिएट होता है, तुम लेडीज के साथ फ्लर्ट करते हो, इसके अलावा हो सकता है कि तुम मुझे चीट कर रहे हो, तुम्हारा बाहर अफेयर चल रहा होगा। इस तरह के शक भी वो उसके ऊपर लगातार करती रहती थी। ब्रेंडा को पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि हर कोई दूसरी महिला रिकी के पीछे है, उसे पाना चाहती है और उसे फंसाना चाहती है, अगर हम साफ साफ कहें। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। यहां तक कि ब्रेंडा लगातार रिकी से कहती थी कि जिस भी महिला से तुम मिलो उसको तुम बताओ कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है, उसका नाम है ब्रेंडा और मैं उसको डेट कर रहा हूँ। तुम ये सारी चीजें उन लेडीज से छुपाते हो। हालांकि ये कोई बात नहीं हुई, अगर आप किसी से मिलते हैं तो आप उसे अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के बारे में बताने नहीं बैठ जाते हैं जब तक इस बारे में बात ना हो रही हो। लेकिन ब्रेंडा इसी तरह की उलझुल बातें करने लगी थी। इसके अलावा जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि जो ब्रेंडा थी उसके मन में पैसे का लालच भी था। वो ब्रैग भी करती थी कि मैं एक डॉक्टर को डेट कर रही हूँ, डर्मेटोलॉजिस्ट को डेट कर रही हूँ। तो इसका मतलब साफ था कि उसको पैसे के प्रति भी बहुत ज्यादा आकर्षण था। और उसका यह आकर्षण अब रिकी को भी नजर आने लगा था, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने, उसकी फैमिली ने ये सारी बातें उसको बताकर उसकी आंखें भी खोल दी थी। जो ब्रेंडा थी वो रिकी से लगातार बहुत महंगे महंगे गिफ्ट्स की डिमांड करती रहती थी। कभी कहती थी मुझे ये दिलाओ, कभी कहती थी मुझे ये दिलाओ, और रिकी उसकी सारी डिमांड्स को पूरी भी करता था। इसके अलावा ब्रेंडा रिकी से ये डिमांड करती थी कि वो उसको बहुत ही लग्जूरियस हॉलीडेज पर लेकर जाए। वो लोग बाहर घूमने भी जाते थे, लग्जूरियस हॉलीडेज पर जाते थे, क्योंकि रिकी के पास वाकई में काफी पैसा था। लेकिन ब्रेंडा ये सारी चीजें इसलिए नहीं करती थी कि उसको रिकी के साथ टाइम स्पेंड करना है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सोशल मीडिया में फोटो डालकर ये दिखाना चाहती थी कि वो कितनी ऐशो आराम की जिंदगी जी रही है, उसको कितना अच्छा बॉयफ्रेंड मिला है और वो उसकी सारी डिमांड्स पूरी कर रहा है। अब फिलहाल हम यहाँ से कुछ महीने आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं जुलाई 2014 में। अब तक इनके रिलेशनशिप को शुरू हुए करीब करीब 2 साल हो चुके थे, क्योंकि ये लोग अगस्त 2012 में मिले थे और अब जुलाई 2014 का समय आ चुका था। और इन 2 सालों के बाद, करीब करीब 2 सालों के बाद, रिकी ने फाइनली ब्रेंडा के साथ ब्रेकअप कर लिया था। हालांकि रिकी ने ब्रेकअप करते हुए कभी भी ब्रेंडा को दोष नहीं दिया, उसने अपने आप को ही दोष दिया। उसने कहा कि मुझे कुछ समय चाहिए, मैं चाहता हूं कि कुछ चीजें मैं फिगर आउट कर लूं और इसके लिए मैं अकेला रहना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि भले ही अब हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन हम लोग अच्छे दोस्त बनकर रहें। पहले पहले तो ब्रेंडा ने रिकी को बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया कि मुझे वापस अपनी गर्लफ्रेंड बना लो, जो कि सुनने में ही काफी ऑड लग रहा है, मुझे वापस अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। लेकिन रिकी पूरी तरह से अपना दिमाग बना चुका था। उसने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, अब हम वापस रिलेशनशिप में नहीं लौट सकते हैं, मुझे कुछ समय चाहिए, लेकिन तुम मेरी फ्रेंड बनकर रह सकती हो। अब ब्रेंडा के पास और कोई चारा नहीं था। वो बहुत ज्यादा परेशान हुई, लेकिन वो रिकी के सामने अगर बहुत ज्यादा जिद करती तो रिकी शायद उससे फ्रेंडशिप भी तोड़ देता। अब उसने मन ही मन में डिसाइड किया कि ठीक है, भले ही अब मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूं, लेकिन मैं इसकी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा इंटरफेयर करूंगी, हमेशा इसकी जिंदगी में शामिल रहूंगी। इसके बाद जब भी रिकी को अपने घर के किसी भी काम में किसी भी व्यक्ति की जरूरत पड़ती या उसके घर में कुछ खराब हो जाता, ब्रेंडा हर समय कहती कि मैं आ जाती हूँ, मैं तुम्हारा ये काम कर देती हूँ, तुम्हारा वो काम कर देती हूँ, तुम्हें शॉपिंग ले चलती हूँ। इस तरह से वो उसकी जिंदगी में लगातार इंटरफेयर कर रही थी। रिकी को कई बार कहना पड़ता था कि नहीं, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, तुम मत आओ, तुम मत आओ। अब रिकी धीरे धीरे समझ गया था कि ब्रेंडा ने मूव ऑन नहीं किया है, वो कहीं ना कहीं अभी भी पुराने रिलेशनशिप से चिपकी हुई है, और ये चीज बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। रिकी ने उसे कई बार समझाया कि तुम मूव ऑन कर जाओ, हमारा रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, हमारा कोई चांस नहीं है, और तुम क्यों इतना ज्यादा मेरी जिंदगी में इंटरफेयर कर रही हो। मतलब घुमा फिरा के कहा होगा, लेकिन एक तरह से उसने कह दिया। लेकिन ब्रेंडा कोई भी बात समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। और एक चीज और थी जो इन दोनों के कनेक्शन को अभी भी लगातार बनाए हुए थी, और वो चीज ये थी कि जो ब्रेंडा की माँ थी वो रिकी के घर की हाउस कीपर थी। यानी कि वो वीकली रिकी के घर में जाती थी साफ सफाई करने के लिए।
हालांकि ये भी अपने आप में एक बहुत अजीब सी बात है कि आपकी एक्स गर्लफ्रेंड की माँ अभी भी आपके घर की हाउस कीपर बनी हुई है, आपके घर की चाबी उसके पास है, और इसका मतलब ये था कि ब्रेंडा के पास उसके घर की चाबी की एक्सेस थी। वो जब भी चाहती वो रिकी के घर की चाबी अपनी माँ के घर से कहकर या बिना कहे हासिल कर सकती थी। अब ब्रेंडा इन्हीं कीज की सहायता से रिकी के घर में एंटर करने लगी। ऑब्वियसली जब रिकी घर में नहीं होता था, वो एक तरह से रिकी को स्टॉक कर रही थी। वो कंप्यूटर्स पर जा जाकर चेक करती थी कि रिकी आजकल क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, और उसकी जिंदगी में आखिर चल क्या रहा है। ब्रेंडा रिकी के ईमेल्स को चेक करती थी, उसके बैंक अकाउंट्स को चेक करती थी, ये देखने के लिए कि फिलहाल उसके पास कितना पैसा है। उसने उसके जितने भी पासवर्ड्स थे उनको लिख लिया था, और अब वो आराम से उसकी हर चीज को अपने खुद के घर में बैठकर भी एक्सेस कर सकती थी। एक तरह से रिकी की जिंदगी उसके लिए खुली किताब थी। बाद में उसने पता नहीं क्यों, लेकिन रिकी के ड्राइविंग लाइसेंस की और उसके सोशल सिक्योरिटी कार्ड की कॉपी बना ली थी। पता नहीं ऐसा उसने क्यों किया, उसके साथ वो क्या करने वाली थी। फिर कुछ दिनों के बाद रिकी ने एक ऑनलाइन डेटिंग साइट पर अपने आप को रजिस्टर किया। शायद वो जिंदगी में आगे मूव ऑन करना चाहता था। अब जैसे ही उसने ऐसा किया तो ऑब्वियसली ब्रेंडा को पता चल गया। वो बार बार इस डेटिंग साइट पर जा जाकर चेक करती थी कि रिकी किससे बात कर रहा है, किसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, और रिकी को कौन अप्रोच कर रहा है। अब कई बार ऐसा हुआ कि कुछ लड़कियों ने रिकी को अप्रोच करने की कोशिश की, उसे मैसेजेस किए या उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह कुछ भेजी होगी। लेकिन ब्रेंडा हमेशा रिकी से पहले इन सारे मैसेजेस को चेक कर लेती थी, तुरंत उनको डिलीट कर देती थी, और रिकी को पता ही नहीं चलता था कि कोई इसको अप्रोच भी कर रहा है। तो अब रिकी को ऐसा लगने लगा कि कोई भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, कोई भी उससे मिलना नहीं चाहता है, बात नहीं करना चाहता है। और अब इन सारी चीजों से रिकी अपसेट हो गया। उसने अपना अकाउंट यहाँ से डिलीट कर दिया। अब रिकी को ऐसा लगने लगा था कि ये ऑनलाइन डेटिंग बिल्कुल बकवास है। अब वो ऑफलाइन कोई पार्टनर ढूंढने की कोशिश करेगा। तो फिलहाल वो एक पार्टनर की तलाश में था, और जो ब्रेंडा थी वो रिकी को ही वापस हासिल करने की फिराक में थी। उसे लग रहा था कि किसी तरह रिकी वापस उसकी जिंदगी में लौट आए, और ऐसा जनरली होता नहीं है। ब्रेकअप के बाद बहुत मुश्किल है कि फिर से पैचअप हो पाए। अब रिकी ने डिसाइड किया कि वो एक सालसा डांस क्लास ज्वाइन करेगा, क्योंकि सालसा डांस क्लासेस में आपको किसी फीमेल पार्टनर के साथ डांस करने के लिए मिलता है, प्रैक्टिस करने के लिए मिलता है। वहां पर इस तरह का एक सेटअप होता है जिस क्लास को उसने ज्वाइन किया था, कि जिसमें एक एक करके रिकी को हर एक लड़की के साथ डांस करने का मौका मिलने वाला था। तो हो सकता है कि उनमें से कोई फीमेल पार्टनर्स को क्लिक कर जाए, उसे अच्छी लगे, और रिकी भी उस फीमेल पार्टनर को अच्छा लगे, और इस तरह से वो डेटिंग में आगे बढ़ सकते थे। इसी कारण से रिकी ने वो क्लासेस ज्वाइन की थी। अब रिकी अपनी पहली सालसा क्लास में पहुंचा। उस दिन उसने सबके साथ स्विच कर करके डांस किया, उसको काफी मजा आया। वहां पर काफी फन हो रहा था, और रिकी ने उस दिन बहुत एंजॉय किया। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट क्लास में ही जाते हैं वहां पर आपको पार्टनर मिल जाएगा। रिकी ऐसी उम्मीद भी नहीं कर रहा था। वो वहां पर गया, उसको काफी मजा आया। उसने डिसाइड किया कि हाँ, मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। फिर अगले दिन वो अपनी सालसा डांस क्लास में एक बार फिर से पहुंचा, और वहां पर जाने के बाद आपको पता है कि अब क्या होने वाला है। तो उसकी मुलाकात अब किससे हुई, गैस कीजिए। आपने बिल्कुल ठीक गैस किया, वो मिला ब्रेंडा से, जिसने की वही सेम सालसा क्लास पता नहीं कैसे लेकिन ज्वाइन कर ली थी। अब रिकी ने जब उसको देखा तो उसको काफी आश्चर्य हुआ। एक तरह से एक प्लेजेंट सरप्राइज था। उसे ऐसा लगा कि ये कैसा कोइंसिडेंस है कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने भी इसी क्लास को ज्वाइन किया है, लेकिन उसने इस चीज को बिल्कुल भी माइंड नहीं किया। अब आप लोगों को तो पता ही है कि ब्रेंडा को रिकी के सारे प्लान्स की खबर रहती थी। उसकी जिंदगी में पूरी तरह से घुसी हुई थी, लेकिन रिकी को पता नहीं था। तो उसने वही सेम सालसा क्लास ज्वाइन कर ली थी। उसको ऐसा लग रहा था कि अगर मैं रिकी के साथ वहां जाकर डांस करूंगी, और कहीं ना कहीं आपको पता है कि सालसा काफी इंटीमेट डांस होता है, तो हो सकता है कि रिकी फिर से मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए और मेरी जिंदगी में वापस लौट आए। फिर रिकी और ब्रेंडा ने साथ में डांस किया। हालांकि आपको लग रहा होगा कि ब्रेंडा का यह आइडिया कितना बेवकूफी भरा था। उसको ऐसा लग रहा था कि रिकी एक बार फिर से उसके प्यार में पड़ जाएगा, और इसके लिए उसने इतनी सारी प्लानिंग की थी। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ उसे जानकर आपको काफी आश्चर्य होगा, क्योंकि जो कुछ ब्रेंडा ने सोचा था वो सही साबित हुआ। रिकी एक बार फिर से ब्रेंडा की तरफ आकर्षित हो गया। शायद उसका एक रीजन ये भी था कि ब्रेंडा किसी और लड़की को रिकी के पास आने ही नहीं दे रही थी। तो शायद रिकी को भी ऐसा लगा होगा कि ब्रेंडा, जो कि उसकी जिंदगी में लगातार शामिल है, एक बार फिर से उसको मौका दिया जाए। अभी तक ब्रेंडा और रिकी के ब्रेकअप हुए करीब 2 to 3 मंथ्स हो चुके थे।
इन 2 to 3 मंथ्स के बाद ये लोग एक बार फिर से साथ में आ चुके थे, लेकिन इस बार रिकी ने डिसाइड किया था कि वो लोग लिव इन नहीं करेंगे, यानी कि साथ में नहीं रहेंगे, सेपरेटली रहकर ही अपने संबंधों को आगे बढ़ाएंगे या फिर डेटिंग करेंगे आपस में। ये लोग डेट करते रहे, धीरे धीरे करीब 5 मंथ्स बीत गए। सितंबर 2014 में इन्होंने फिर से डेट करना शुरू किया था, लेकिन फरवरी 2015 आते आते रिकी ने एक बार फिर से ब्रेंडा से ब्रेकअप कर लिया। यानी कि इस बार भी जो ब्रेंडा का प्लान था वो ज्यादा लंबे समय तक वर्कआउट नहीं कर पाया। रिकी ने ये जो ब्रेकअप की प्लानिंग की थी, ये जो डिसीजन लिया था, ये उसने ब्रेंडा को एक ईमेल से बताया। यानी कि उसने खुद नहीं बताया, आमने सामने बात नहीं की, बल्कि उसने ब्रेंडा को एक ईमेल लिखी। और जब ब्रेंडा को ये मेल मिली तो वो बहुत ज्यादा अपसेट हुई। ऑब्वियसली वो बिल्कुल ऑब्सेस्ड थी रिकी के प्रति, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो बहुत ज्यादा दुखी थी, परेशान थी, लेकिन उसने सोचा कि चलो ठीक है, मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगी। इधर जो रिकी था वो जल्दी ही मूव ऑन करने लगा। उसने अपने आप को बहुत सारी डेटिंग साइट्स पर इस बार रजिस्टर करा लिया। वो चाहता था कि उसे जल्दी ही एक पार्टनर मिल जाए। अब रिकी ने क्योंकि बहुत सारी ऑनलाइन डेटिंग एप्स पर रजिस्टर कर लिया था, तो उसको कुछ मैसेजेस भी वहां से आने लगे। कुछ लोगों ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया, और मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेंडा उन सारे मैसेजेस को अब डिलीट नहीं कर पा रही थी। कुछ मैसेजेस रिकी तक पहुंच चुके थे। रिकी डिफरेंट डिफरेंट लड़कियों के साथ डेट पर भी गया। वो इन लड़कियों के साथ मिलने के लिए डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में जाता था, डिस्कोथेक्स में जाता था। और जब वो वहां पर पहुंचता था तो उसको हमेशा वहां पर एक व्यक्ति मिलता था, जो कि आप समझ ही गए होंगे कि कौन था। हाँ, वो थी ब्रेंडा। ब्रेंडा कभी उस रेस्टोरेंट में बैठी हुई नजर आती थी, कभी वहां से टेक अवे लेकर जाती हुई दिखती थी। वो हमेशा रिकी को देखकर हाय कहती थी कि अरे तुम यहाँ कैसे। वो भी बड़ा आश्चर्य में डूब जाता था कि ये हर समय कैसे पहुंच जाती है, लेकिन उसे कभी भी शक नहीं हुआ। इधर ब्रेंडा को ऐसा लगता था कि वो बार बार रिकी को दिखाई देगी तो रिकी शायद उसको वापस अपनी जिंदगी में शामिल कर लेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रेंडा ने अपने आप को कितना ज्यादा गिरा लिया था। उसकी अपनी कोई भी सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं रह गई थी। वो बस किसी भी तरह से अब रिकी की जिंदगी में फिर से शामिल होना चाहती थी। उसे लगता था कि जब वो बार बार रिकी को दिखेगी तो रिकी को लगेगा कि शायद उसकी यही किस्मत है कि वो ब्रेंडा के साथ ही रहे। वो उसकी किस्मत में लिखी हुई है, इस तरह की बातें वो सोचती थी। उसे लगता था कि वो रिकी की जिंदगी में वापस लौट सकती है, और इसमें उसकी ज्यादा गलती भी नहीं थी, क्योंकि एक बार रिकी ऐसा कर चुका था जब वो सालसा क्लास में गई थी और वापस ब्रेंडा उसकी जिंदगी में शामिल हो गई थी। अब ब्रेंडा उस समय भी बाहर निकलने लगी जबकि रिकी जॉगिंग करने के लिए चाहता था। वो भी जॉगिंग करने के लिए पहुंच जाती थी। रिकी को हमेशा वो दिखाई दे जाती थी, आपस में लोग हाय हेलो करते थे। और अब ब्रेंडा ने एक और काम किया था कि उसने रिकी के आई क्लाउड अकाउंट को एक्सेस कर लिया था। यानी कि उसका एक्सेस ब्रेंडा के पास भी था। तो अब रिकी जहां पर भी होता उसकी पूरी जानकारी ब्रेंडा को होने वाली थी। उसके मिनट मिनट का अब ब्रेंडा को पता था, और वो अब रिकी के ऊपर 24/7 नजर रख सकती थी। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूंगी, और वो ये कि अगर आप किसी से भी ब्रेकअप करते हैं, अपने पार्टनर से ब्रेकअप करते हैं, तो अपने पासवर्ड सबसे पहले चेंज कर लीजिए। भले ही ऐसा करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। ऐसा लग रहा था कि बस ब्रेंडा का एक ही काम है कि पहले तो वो जॉब पर जाती थी, और जितना भी समय उसकी जॉब से उसे मिलता था उसे वो रिकी के ऊपर रिसर्च करने में खर्च करती थी। लेकिन अभी तक ब्रेंडा को कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। वो रिकी को इन डेट्स पर जाते हुए देखती थी, लेकिन उसे पता था कि उसकी सारी की सारी डेट्स फेल होती जा रही हैं, और कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहा है रिकी के लिए। वो कंटेंट थी, उसको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी, उसकी जिंदगी चल रही थी। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि मई 2015 में रिकी की मुलाकात हुई डॉक्टर कैंड्रा हैचर से, जो कि एक पेडियाट्रिक डेंटिस्ट थी और जिसकी उम्र थी 35 ईयर्स। डॉक्टर कैंड्रा का जन्म एक बहुत ही छोटे से टाउन में हुआ था, जिसकी पॉपुलेशन केवल 800 लोगों की थी। लेकिन वो शुरू से एक हाई अचीवर थी। अपनी स्कूल की बास्केटबॉल टीम की वो कैप्टन रही थी। इसके अलावा पढ़ाई में तो ऑब्वियसली वो काफी होशियार थी, काफी इंटेलिजेंट थी। उसके बारे में कहा जाता है कि वो काफी काइंड थी, जेनरस थी, और बहुत ज्यादा केयरिंग भी थी। जब वो एक डॉक्टर बनी तो उसने लोगों के लिए बहुत कुछ किया। वो चर्चेज में जाती थी, वहां पर लोगों की हेल्प करती थी। इसके अलावा फ्री बाइबल सेशंस देती थी ताकि वो लोगों की मदद कर सके। इसके अलावा वो कई बार डेवलपिंग कंट्रीज के चर्चेज में विजिट करती थी ताकि वो वहां के गरीब लोगों की मदद कर पाए, उनका फ्री में इलाज कर पाए। कैंड्रा एक डेंटिस्ट बन चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी उसकी जॉब भी उसको मदद करने के लिए टाइम निकालने से रोक नहीं पाई। वो अभी भी डिफरेंट कंट्रीज में विजिट करके वहां के लोगों की मदद कर रही थी।
और इसके अलावा कैंड्रा के बारे में मैं आपको एक और बात बता दूं कि कैंड्रा जब कॉलेज में थी तभी उसने अपने कॉलेज बॉयफ्रेंड से शादी कर ली थी, लेकिन बाद में इन लोगों का रिश्ता लंबा नहीं चला और बाद में इन लोगों का डिवोर्स हो गया था। बाद में कैंड्रा डेलस टेक्सास मूव कर गई थी, जहां पर ब्रेंडा और रिकी पहले से रह रहे थे। तो वो यहाँ पर मूव कर गई थी और यहाँ पर जॉब करने लगी थी। कैंड्रा ने रिकी की प्रोफाइल टिंडर में देखी थी और उसको उसकी प्रोफाइल काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगी थी और उसको ये व्यक्ति पहली ही नजर में बहुत पसंद आया था, क्योंकि जो रिकी था उसका भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल नेचर था, वो भी लोगों के लिए कुछ करना चाहता था। जब कैंड्रा और रिकी आपस में मिले तो इन दोनों ने ही एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद किया। इनके रिलेशनशिप के शुरुआती 2 महीनों में ये लोग काफी ज्यादा लग्जरी रेस्टोरेंट्स में गए, लग्जरी वेकेशंस पर गए और ये लोग अपनी डिफरेंट बहुत सारी पिक्चर्स सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते थे, जिसमें काफी खुश नजर आते थे। 2 मंथ्स तक डेटिंग करने के बाद रिकी फाइनली कैंड्रा को लेकर बाय एयर अपनी फैमिली से मिलाने के लिए गया। इसकी फैमिली जब कैंड्रा से मिली तो उनको कैंड्रा बहुत ज्यादा पसंद आई और ये चीज रिकी के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती थी। रिकी की फैमिली को कैंड्रा में कुछ भी नापसंद करने लायक नजर ही नहीं आया। उनको कैंड्रा बहुत ही एक अमेजिंग पर्सन लगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बीच ब्रेंडा का क्या हुआ। तो ब्रेंडा अभी भी मूव ऑन नहीं कर पाई थी, वो अभी भी रिकी के पीछे ही पागल थी। वो लगातार रिकी को स्टॉक कर रही थी ऑनलाइन, उसको सब कुछ पता था कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है और ये देख देख कर वो बहुत ज्यादा कुढ़ रही थी और बहुत ही ज्यादा नाराज हो रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि रिकी को ये लड़की क्यों मिल गई। उसको तो उम्मीद थी कि रिकी को कोई भी नहीं मिलेगा और वो वापस उसी के पास लौट कर आएगा। अब ब्रेंडा को पूरा यकीन हो गया कि ये जो कैंड्रा नाम की लड़की है ये उसके हिस्से की जिंदगी जी रही है। ये जो लाइफ कैंड्रा रिकी के साथ जी रही है ये असल में ब्रेंडा की होनी चाहिए थी और इस जिंदगी पर कैंड्रा का कोई भी अधिकार नहीं है। अब जो ब्रेंडा थी वो रिकी को तो स्टॉक कर ही रही थी, उसने धीरे धीरे कैंड्रा को भी स्टॉक करना शुरू कर दिया। उसने एक फेक नाम से अपना एक न्यू फेसबुक पेज बनाया और उसने कैंड्रा को एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। कैंड्रा ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया और अब क्योंकि ब्रेंडा कैंड्रा की फ्रेंड बन चुकी थी, हालांकि इनके नाम बहुत ज्यादा सिमिलर हैं तो आप ध्यान रखिएगा, तो अब ब्रेंडा जो भी कैंड्रा पोस्ट करती थी उसको देख सकती थी। कैंड्रा ने इस बीच अपने सारे वेकेशंस जो उसने रिकी के साथ किए थे उनको अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट किया, उसकी फैमिली से मुलाकात की, अपनी इमेजेस पोस्ट की, अपने बारे में उनके विचार पोस्ट किए और ये सारी चीजें देख देख कर ब्रेंडा बहुत ज्यादा कुढ़ रही थी, उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था। अभी भी अक्सर ब्रेंडा उन जगहों पर पहुंच जाया करती थी जहां पर कैंड्रा और रिकी खाना खाने के लिए गए हैं या घूमने के लिए गए हैं। उसे अभी भी ऐसा लगता था कि उसको रिकी की जिंदगी में इंटरफेयर करना चाहिए, शायद रिकी उसको वापस अपनी जिंदगी में शामिल कर ले। जब भी रिकी को किसी भी हेल्प की जरूरत होती थी तो ऑब्वियसली क्योंकि ब्रेंडा को पता होता था तो अक्सर वो मदद करने के लिए बहानों बहानों से पहुंच जाया करती थी। कई बार ब्रेंडा कैंड्रा के अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाहर जाकर खड़ी हो जाती थी। वो पागलों की तरह उस बिल्डिंग को देखती रहती थी, कैंड्रा को वहां से जाते हुए देखती रहती थी, उसकी गाड़ी को घूरती रहती थी। वो बहुत ज्यादा मेंटली सिक होती जा रही थी और अब धीरे धीरे उसको इतना ज्यादा गुस्सा आने लगा कि वो अब रिकी और कैंड्रा से बदला लेने के बारे में सोचने लगी। उसे लग रहा था कि ये लोग जानबूझकर मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, हालांकि वो लोग उसके साथ कुछ भी नहीं कर रहे थे। ये सब कुछ उसके दिमाग की उपज थी, लेकिन अब वो इन दोनों से ही बदला लेना चाहती थी। अब वो इस काम के लिए हेल्प मांगने के लिए अपने कजिन के पास गई जिसका नाम था मोजेस मार्टिनस। उसने डायरेक्टली अपने कजिन से पूछा कि क्या तुम मेरे एक्स को और उसकी गर्लफ्रेंड को पीट दोगे मेरी तरफ से, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है, मुझे जानबूझ के हर्ट कर रहे हैं। अब उसके कजिन को ये सुनकर बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ, बहुत अजीब लगा। उसने साफ साफ मना कर दिया कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा और ये सारी बातें ऑब्वियसली उसने अपनी फैमिली में बता दी और उसके बाद ये सारी बातें ब्रेंडा की फैमिली को भी पता चल गई और बहुत ही ह्यूज फैमिली ड्रामा हुआ जो कि होना बिल्कुल स्वाभाविक था। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी ब्रेंडा अभी भी अपने निश्चय पर अडिग थी। वो अभी भी इन लोगों को सीरियस हार्म पहुंचाना चाहती थी और इसके लिए अब उसने सोचा कि मैं किसी अजनबी की, किसी स्ट्रेंजर की मदद लूंगी और ये अजनबी हो सकते थे लोअर लेवल के क्रिमिनल्स। इसने डिसाइड किया था कि मैं इनको पैसे का और ड्रग्स का लालच दूंगी, जिसके बदले में ये लोग मेरा काम कर देंगे और साथ ही मैं उन्हें ये भी बताऊंगी कि मैं एक ड्रग कार्टेल का हिस्सा हूँ। इससे वो लोग इंप्रेस हो जाएंगे। अब जो ब्रेंडा थी वो इस तरह के लोगों की तलाश में रहने लगी जो कि उसकी हेल्प कर पाए। वो एक अजनबी लड़की से मिली जिसका नाम था क्रिस्टल।
वो काफी ज्यादा परेशानी में थी। उसका एक 6 इयर्स ओल्ड बच्चा था और उसकी देखभाल करने के लिए क्रिस्टल के पास पैसे नहीं थे। अब ब्रेंडा ने क्रिस्टल से बोला कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। और वो काम ये था कि अब ब्रेंडा कैंड्रा को मर्डर कराना चाहती थी। उसने साफ साफ कहा कि मुझे कैंड्रा का मर्डर करवाना है, क्योंकि अब वो ये चाहती थी कि कैंड्रा की सिर्फ पिटाई ना हो, बल्कि वो मारी जाए और रास्ते से हट जाए। तो अब ब्रेंडा ने क्रिस्टल को कहा कि तुम मेरा ये काम कर दो तो मैं तुम्हें लाइफ टाइम के लिए ड्रग्स सप्लाई दूंगी, यानी कि तुमको जिंदगी भर फ्री ड्रग्स मिलेंगी, साथ ही तुम्हें कार दूंगी और $500 दूंगी। ये सारी बातें करने के लिए वो क्रिस्टल को एक काफी हाई फाई रेस्टोरेंट में लेके गई थी, ताकि क्रिस्टल उससे इंप्रेस हो जाए। क्रिस्टल ने इस बात के लिए हाँ भी कह दी और उसके बाद ब्रेंडा क्रिस्टल को लेकर कई बार कैनरा के घर के बाहर गई। वो दोनों कई कई घंटों तक कार में बैठी रहती थी। ब्रेंडा क्रिस्टल को दिखाती थी कि कैनरा कौन है, तुम्हें किसका मर्डर करना है, और ये लोग फ्यूचर प्लान्स के बारे में बातचीत करते रहते थे कि किस तरह से कैनरा को रास्ते से हटाया जाएगा। पहले तो इन दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि ये लोग कैंड्रा को पकड़ेंगे, उसको हेरोइन का एक तगड़ा इंजेक्शन लगा देंगे जिससे कि वो मारी जाएगी। लेकिन उन्हें पता था कि ये करना काफी कठिन होगा। तब इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये लोग कैंड्रा की गोली मारकर हत्या करेंगे, लेकिन इन दोनों में से किसी को भी गन चलानी नहीं आती थी। और तब ये लोग समझ गए कि इनको किसी तीसरे व्यक्ति की भी आवश्यकता है। अब इनके पास कोई भी तीसरा व्यक्ति नहीं था, तो ये लोग क्रिस्टल के पड़ोस में जा जाकर पूछने लगे कि हमें एक व्यक्ति की हत्या करवानी है, क्या आप हमारा साथ देंगे। जो भी क्रिमिनल टाइप के लोग होते थे, ये लोग डायरेक्टली उनसे जा जाकर पूछ रही थी। और उसके बाद फाइनली इन्हें एक व्यक्ति मिल गया जो कि इनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो गया, और ये व्यक्ति था क्रिस्टोफर लव। इसकी उम्र थी 31 इयर्स। जो क्रिस्टोफर था उसका एक एक्सटेंडेड क्रिमिनल रिकॉर्ड था। वो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस्ड क्रिमिनल था। हालांकि उसने अभी तक किसी की हत्या नहीं की थी, लेकिन वो काफी वायलेंट लोगों के साथ हो चुका था। इस समय फिलहाल उसका एक बिजनेस था कि वो एक मारिवाना एजेंट था। वो एक डीलर था जो कि ड्रग्स डीलिंग करता था, और उसका एक फ्यूचर प्लान भी था। और वो प्लान ये था कि वो कॉल गर्ल्स का एक रैकेट शुरू करने वाला था, या करना चाहता था। उसके लिए उसके पास पैसा नहीं था। और जब ब्रेंडा क्रिस्टोफर से मिली तो उसने क्रिस्टोफर को ऑफर किया कि मैं तुम्हें लाइफ टाइम सप्लाई ऑफ ड्रग्स दूंगी, तुम्हें फ्री ड्रग्स मिलेंगी, क्योंकि मैं कार्टेल का हिस्सा हूं। साथ ही इसने कहा कि मैं तुम्हें $3000 दूंगी। और ये क्रिस्टोफर के लिए एक बहुत बड़ी डील थी। क्रिस्टोफर को लगने लगा था कि ये डील करके वो ड्रग कार्टेल से संबंध भी स्थापित कर सकता है, क्योंकि जो ब्रेंडा है वो कार्टेल का हिस्सा है। तो वो एक छोटे मोटे ड्रग डीलर से एक बड़ा ड्रग डीलर भी बन सकता है। ये सारी बातें सोच विचार कर क्रिस्टोफर ने ब्रेंडा को हाँ कर दी, और ब्रेंडा के पास अब दो लोग थे उसकी मदद करने के लिए, एक क्रिस्टल और एक क्रिस्टोफर। इस केस में बहुत सारे लोगों के नाम सिमिलर हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए मैं लगातार पिक्चर्स दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अब जो क्रिस्टल और क्रिस्टोफर थे, ये दोनों ब्रेंडा के साथ मिलकर कैंड्रा के मर्डर की प्लानिंग करने लगे। इसी दौरान ब्रेंडा को एक नई खबर मिली, और ये खबर ये थी कि रिकी और कैंड्रा ये दोनों ही यहाँ से मूव करने वाले हैं। रिकी प्लान कर रहा था वापस अपने होम टाउन जाने के लिए, जो कि कैलिफोर्निया में था। ये वापस अपने घर जाना चाहता था, और इस बार उसके साथ कैंड्रा भी जाने वाली थी। उससे पहले ये लोग कैनकून में एक वेकेशन के लिए जाने वाले थे, और इनको अब जो कुछ भी करना था ये उनकी वेकेशन पर जाने से पहले ही करना था, यानी कि इनके पास अब समय कम था। रिकी और कैंड्रा इस वेकेशन पर जाने वाले थे 3rd of September को। तो अब इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये लोग कैंड्रा पर अटैक 2nd of September को करेंगे। और साथ ही ब्रेंडा की एक और प्लानिंग थी। वो प्लानिंग ये थी कि ये लोग कैंड्रा को तो मारेंगे ही, साथ ही साथ ये लोग रिकी को भी बहुत बुरी तरीके से पीटेंगे, ताकि रिकी को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े। और तब जो ब्रेंडा है वो रिकी की बहुत ज्यादा सेवा करेगी हॉस्पिटल में जाकर, और जो रिकी है वो इसकी सेवा से इम्प्रेस होकर फिर से इससे प्यार करने लगेगा और इसको अपनी जिंदगी में शामिल कर लेगा। तो आप समझ ही सकते हैं कि ब्रेंडा जैसी औरत के दिमाग में क्या क्या वाहियात बातें चल रही थी। अब ये लोग कई दिनों तक कैंड्रा का पीछा करते रहे उसके रूटीन को जानने के लिए, और तब इन लोगों ने डिसाइड किया कि सबसे अच्छी जगह जहां पर ये कैंड्रा को मार सकते हैं वो है कैंड्रा की प्राइवेट कार पार्किंग। इन लोगों ने डिसाइड किया था कि ये लोग इस प्लान को 2nd of September 2015 के दिन कैरी आउट करेंगे। इन लोगों की ये सारी प्लानिंग थी कि जो क्रिस्टोफर है वो शूटिंग करेगा, यानी कि वो कैंड्रा के ऊपर गोली चलाएगा। क्रिस्टल जो थी वो गाड़ी ड्राइव करके शूटिंग के बाद क्रिस्टोफर को वहां से निकालेगी, यानी कि लेके भागेगी। और जो ब्रेंडा है वो अपनी एक फ्रेंड के साथ डिनर करेगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो फ्रेंड है ये आगे चलकर ब्रेंडा के लिए एलिबाई के रूप में काम करेगी।
तो इनका ये सारा का सारा प्लान सेट हो चुका था। अब जो क्रिस्टल थी, उसको एक गाड़ी का इंतजाम करना था। उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं गाड़ी का इंतजाम कर लूंगी। उसने अपनी एक फ्रेंड को फोन किया, उसके पास एक बीएमडब्ल्यू थी। इसने उससे वो बीएमडब्ल्यू उधार मांगी, एक तरह से कुछ समय के लिए मांगी। उसकी फ्रेंड ने कहा कि हाँ ठीक है, तुम ले जाओ मेरी बीएमडब्ल्यू, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये उसकी गाड़ी को ले भी आई। लेकिन बाद में शूटिंग वाले दिन यानी कि 2 सितंबर को ये जो गाड़ी थी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। और अब इन सबको लगने लगा कि शायद ये प्लान आज कैरी आउट नहीं हो पाएगा। लेकिन ब्रेंडा को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं गाड़ी का इंतजाम करती हूँ। फिर इसने अपने एक फ्रेंड जिसका नाम था होजे, उसको फोन किया। उससे पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई गाड़ी है। ये जो होजे था ये एक मैकेनिक भी था, कार मैकेनिक। होजे ने कहा कि हाँ मेरे पास एक जीप है, तुम उसको ले जा सकती हो, और तब तक मैं तुम्हारी गाड़ी यानी कि वो बीएमडब्ल्यू मैं ठीक कर दूंगा। अब 2 सितंबर को ये दोनों यानी कि क्रिस्टोफर और क्रिस्टल केनरा के ऑफिस के बाहर खड़े थे। ये उसके बाहर निकलने का वेट कर रहे थे। केनरा वहां से निकली, अपनी गाड़ी में बैठी और अपने घर की तरफ बढ़ी। ये दोनों अपनी गाड़ी से यानी कि उसी जीप से इसका पीछा कर रहे थे। जैसे ही केनरा अपनी कार पार्किंग में पहुंची, इन दोनों ने भी अपनी गाड़ी उसी पार्किंग में पहुंचाई। और उसके बाद केनरा के गाड़ी से उतरते ही क्रिस्टोफर उसकी ओर झपटा, उसको पकड़ लिया और उसके बाद अपनी जेब से उसने अपनी गन निकाली और केनरा के डायरेक्टली उसने सिर में गोली मारी। इसको गोली मारने के बाद ये तुरंत दौड़कर उसी गाड़ी में बैठा जो कि क्रिस्टल चला रही थी, और अभी इन्हें यहाँ से भाग जाना था। इन्होंने ऐसे ही किया जैसा कि पूरी प्लानिंग चल रही थी। ये दोनों वहां से भाग गए। इधर दूसरी तरफ जो ब्रेंडा थी, उसने वो सेम प्लान अपना कैरी ऑन किया था जिसमें इसको डिनर करना था अपने एक फ्रेंड के साथ। और ये डिनर उसने किया होजे के साथ, जिसकी गाड़ी उसने उधार ली थी। ये लोग चिलीज गए और आराम से वहां पर डिनर कर रहे थे। होजे को तो वैसे भी कुछ पता नहीं था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। जब ये लोग यहाँ से भाग गए तब क्रिस्टोफर और क्रिस्टल ने अब ब्रेंडा को फोन किया। उसको पूरी इंफॉर्मेशन दी कि कैनरा की मौत हो चुकी है, क्योंकि कैनरा वहां पर तुरंत ही मारी गई थी। ब्रेंडा को तो सुनकर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो ओवर द मून थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा अब हट चुका है और वो कभी भी नहीं पकड़ी जाएगी। इधर जो कैनरा थी उसकी डेड बॉडी उसकी पार्किंग में पड़ी हुई थी। एक पासरबाई ने तुरंत ही पुलिस को फोन किया जैसे ही उसने डेड बॉडी को देखा कि यहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी है। अब पुलिस की ढेर सारी गाड़ियां उस कार पार्किंग में पहुंची। वहां पर तुरंत ही इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। दूसरी तरफ जो रिकी था वो केनरा के अपार्टमेंट के बाहर बैठा हुआ था। वो केनरा के अपने ऑफिस से आने का वेट कर रहा था। वो स्टेयर्स पे बैठा हुआ था और लगातार उसको लग रहा था कि इतनी देर आज इसको क्यों हो गई। उसको भी पुलिस के सायरन वगैरह की आवाज सुनाई दे रही थी, क्योंकि नीचे बेसमेंट में लगातार पुलिस की गाड़ियां आती जा रही थी। उसे लग रहा था कि शायद कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन वो तो ये सोच ही नहीं सकता था कि यहाँ पर ये सब कुछ भी हो सकता है। इधर आपको याद ही होगा कि मैंने बताया था कि ब्रेंडा ने कहा था कि इन लोगों को केनरा की मौत के बाद रिकी की भी पिटाई करनी है। अब ये पिटाई कब करनी थी, क्या करनी थी, इसकी तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि प्लान में कुछ चेंज हो गया हो, क्योंकि रिकी वहां पर सही सलामत बैठा हुआ था। अब जब काफी देर होती रही तो रिकी ने सोचा कि मैं नीचे जाकर देखता हूँ कि क्या चल रहा है। जैसे ही वो नीचे पहुंचा तो उसे एक पुलिस ऑफिसर ने बताया कि क्या हुआ है। रिकी को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वो सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है और ऐसा किसने किया होगा। पुलिस वालों ने रिकी को बताया कि ये एक आर्म्ड रॉबरी हो सकती है, यानी कि लूटमार की गई होगी और इस कारण से हत्या हुई होगी, क्योंकि जो कैनरा थी उसका पर्स गायब था। अब जो रिकी था वो बहुत ज्यादा टूट चुका था। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी जिंदगी इस तरह से बर्बाद हो चुकी है। उसने सबसे पहले अपनी सिस्टर को फोन किया, उन्हें सब चीज बताई। तुरंत ही इसकी बहन मौके पर पहुंच गई, उसको सहारा दिया। उसने एक और व्यक्ति को मैसेज किया जो कि आप समझ ही गए होंगे कि कौन होगा। हाँ, वो ब्रेंडा ही थी। उसने ब्रेंडा को टेक्स्ट किया, उसको सब कुछ बताया कि ये सब कुछ हुआ है। ब्रेंडा ने तुरंत ही रिस्पॉन्ड किया। उसने कहा कि अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा किसने किया होगा, इस तरह की बातें उसने लिखी। और ये ऑफर किया कि अगर तुम्हें किसी हेल्प की जरूरत है तो मुझे बताओ। और इसके अलावा उसने एक ऑफर ये दिया कि मैं तुम्हारे लिए ग्रोसरीज लेकर आती हूँ। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति को ग्रोसरीज की जरूरत होती होगी, लेकिन जो रिकी था उसने उसके इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। उसने कहा कि ठीक है, तुम आ जाना। और अगले दिन ब्रेंडा उसके लिए ग्रोसरीज लेकर पहुंच गई। वो ओवर द मून अभी भी थी। उसको ऐसा लग रहा था कि उसका जो भी प्लान था वो काम कर रहा है और धीरे धीरे रिकी अब उसके नजदीक आ जाएगा। लेकिन उसको नहीं पता था कि पुलिस लगातार अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और कहीं ना कहीं वो ब्रेंडा के करीब पहुंचते जा रहे हैं। पुलिस वालों ने पार्किंग से सीसीटीवी फुटेज निकाल ली थी। उनको एक ब्लैक जीप पार्किंग में एंटर करती हुई दिखाई दे गई थी और उसको एक महिला चला रही थी। ये जो सीसीटीवी फुटेज थी काफी ग्रेनी थी, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं थी। इसलिए पुलिस ने इस सीसीटीवी फुटेज को रिलीज कर दिया आम जनता के लिए,
ताकि हो सकता है कि कोई पब्लिक में से सामने आकर इस जीप के बारे में या महिला के बारे में बताए। और उनका ये प्लान थोड़ा सा वर्क भी कर गया, क्योंकि जैसे ये सीसीटीवी फुटेज होजे ने देखी, जो कि ब्रेंडा का फ्रेंड था, वो तुरंत ही अपनी ब्लैक जीप चरकी को पहचान गया। वो बहुत ही ज्यादा घबरा गया कि उसकी ये जो जीप है ये न्यूज में क्यों दिखाई जा रही है और इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं एक मर्डर के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है। अब जब वो घबरा गया तो उसने तुरंत ही ऑब्वियसली ब्रेंडा को पहले फोन किया। ब्रेंडा से पूछा कि तुमने मेरी गाड़ी ली थी, उसको कहाँ दिया था, किसको दिया था। अब ब्रेंडा तो बहुत ही ज्यादा घबरा चुकी थी। उसे पता था कि अगर होजे पुलिस के पास जाता है और बताता है कि ये गाड़ी उसकी है और उसने ब्रेंडा को दी थी, तो खेल खत्म हो जाएगा। अब उसने होजे को धमकाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि तुम पुलिस के पास नहीं जाओगे, उन्हें कुछ नहीं बताओगे, नहीं तो मेरा ड्रग कार्टेल के साथ जो संबंध है उसको इस्तेमाल करके मैं तुम्हारी हत्या करवा दूंगी या तुम्हारे साथ कुछ कर दूंगी। लेकिन होजे उसकी बातों में नहीं आ रहा था। तब ब्रेंडा ने उससे कहा कि तुम दूसरे देश से आए हो और अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें डिपोर्ट करवा दूंगी, यानी कि तुम्हें देश से निकलवा दूंगी। तुम पर इस तरह के इल्जाम लगा दिए जाएंगे जिससे कि तुम्हें देश से निकाल दिया जाएगा। लेकिन थैंकफुली होजे उसकी बातों में नहीं आया। फोन रखने के बाद उसने तुरंत ही पुलिस को फोन किया, उनको सारी बातें बताई, बताया कि ये मेरी गाड़ी है जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई जा रही है और ये गाड़ी मैंने ब्रेंडा को दी थी। पुलिस वालों ने तुरंत ही रिकी को फोन किया। उन्होंने रिकी को बताया कि हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई ब्रेंडा नाम की महिला इन्वॉल्व है। क्या तुम किसी ब्रेंडा नाम की महिला को जानते हो?" रिकी तो बहुत ज्यादा सकपका गया। उसने कहा कि हाँ, वो तो मेरी एक्स है।" अब ये सुनकर पुलिस वाले तुरंत ही समझ गए कि क्या मामला रहा होगा। उन्होंने कहा कि बिंगो, अब तो हमें मोटिव भी मिल गया। उन्होंने तुरंत जाकर ब्रेंडा को एक तरह से अरेस्ट किया। हालांकि ऑफिशियल अरेस्ट उसको नहीं किया गया था, उसे पूछताछ के लिए वो लोग अपने साथ लेकर गए। उससे उन्होंने पूछताछ जब करनी शुरू की तो वो तुरंत ही बहुत ज्यादा इनोसेंट एक्ट करने लगी, जैसा कि हर मुजरिम करता है। वो कहने लगी कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता है, ये आप क्या कह रहे हैं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा इस मर्डर से कोई मतलब नहीं है, इस तरह की बातें करने लगी। फिर वो बहुत ज्यादा लीन फॉरवर्ड करने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो डिटेक्टिव से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है। इसको आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं। When did you learn about Kendra? I have no idea. Like I kind of see feed, but I really don't know what's going on. Like I have no idea. But I'm saying like, let me know how I can help or how can I be a source or. वो जिस तरह की भी हरकतें कर रही थी, अपने ब्रेस्ट को नीचे पुश कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। ये सारी चीजें उस डिटेक्टिव ने इग्नोर कर दी पूरी तरह से। वो नॉर्मली अपने क्वेश्चंस पूछता रहा और उसने पूछा फाइनली कि तुम उस दिन कहाँ थी, यानी कि 2 सितंबर को, उस समय तुम क्या कर रही थी। अब ये सुनकर ब्रेंडा बहुत ज्यादा खुश हो गई। शायद उसे इसी सवाल का इंतजार था। उसने कहा कि मैं तो चिलीज में डिनर कर रही थी अपने फ्रेंड होजे के साथ और उसकी रिसीट भी मेरे पास है। अब डिटेक्टिव ने कहा कि ठीक है, रिसीट दिखाओ। वो अपने साथ उस रिसीट को लेकर भी घूम रही थी। उसने वो तुरंत ही निकाली, डिटेक्टिव को दी और डिटेक्टिव ये देखकर बहुत ज्यादा चौंक गया, क्योंकि जिस तरह से अच्छे से फोल्ड करके उस रिसीट को रखा गया था संभाल कर, ऐसा लग रहा था कि उसको एज अ एविडेंस ही उसने अभी तक संभाल के रखा था। उसको पता था कि ये रिसीट मेरे को कभी ना कभी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो ये देखकर भी अब डिटेक्टिव काफी समझ गया था कि ये पूरी तरह से महिला इस चीज में इन्वॉल्व है और बस हमें इससे उगलवाने की देर है। अब जो डिटेक्टिव था उसे पता था कि हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है और हमें सबूत इसके खिलाफ चाहिए अगर हमें इसे अरेस्ट करना है। तो उसने अपनी टैक्टिक थोड़ी सी चेंज की। उसने इसको डराने की कोशिश की। उसने कहा कि नेक्स्ट रूम में क्रिस्टल बैठी हुई है, वो अपने बयान दे रही है, उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया है और अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें भी सब कुछ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और तब हम तुम्हें बचाने की कोशिश करेंगे, तुम गवाह बन सकती हो और पता नहीं क्या क्या। लेकिन क्रिस्टल उसके झांसे में नहीं आई। अब जो डिटेक्टिव था उसने अपना टैक्टिक थोड़ा सा चेंज किया। अब उसने ब्रेंडा के साथ सिंपैथाइज करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मैं हार्ट ब्रोकन हूँ तुम्हारी स्थिति देखकर, मैं तुम्हारी स्थिति समझ सकता हूँ। तुम्हारा जो एक्स है वो तुम्हारे हाथों से निकल गया था, तुम्हें उसे वापस हासिल करना था, मेरे को तुम्हारी कंडीशन पता है और मुझे तुमसे काफी सिंपैथी है। तो थोड़ा थोड़ा तो ब्रेंडा यहाँ पर पिघलने लगी थी, लेकिन वो फिर भी पूरी तरह से इसके झांसे में आई नहीं। उसके ऊपर ये दांव भी नहीं चला। अब डिटेक्टिव को पता था कि हम इसको फिलहाल यहाँ पर नहीं रोक सकते हैं, हमें इसे छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने ब्रेंडा को फिलहाल जाने दिया। इधर जो क्रिस्टल थी उसका वाकई में इंटेरोगेशन किया जा रहा था। वो दूसरे रूम में वाकई में मौजूद थी, लेकिन अभी तक उसने कुछ भी माना नहीं था। अब क्रिस्टल को सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई जो कि पार्किंग की थी। जब क्रिस्टल ने उसको देखा तो उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ वही है, वही गाड़ी चला रही थी, लेकिन उसका मर्डर से कोई भी लेना देना नहीं था। हर 5-5 मिनट में वो अपनी स्टोरीज चेंज कर रही थी। कभी कह रही थी कि मैं अपने बेटे को पार्क में लेकर गई थी, कभी कह रही थी कि मैं अपनी किसी फ्रेंड के साथ डिनर पे गई थी,
इस तरह से वो लगातार जो गाड़ी चलाने का रीजन था वो चेंज करती जा रही थी। फिर उसने एक बार ये भी कहा कि हाँ ठीक है, एक आदमी ने मुझसे जबरदस्ती इस गाड़ी को ड्राइव करने के लिए कहा था, मुझे लग रहा था कि वो सिर्फ रॉबरी कर रहा है, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इसमें कोई मर्डर भी इन्वॉल्व है। लेकिन पुलिस को पता था कि वो पूरी तरह से झूठ बोल रही है। अब जबकि क्रिस्टल ने स्वीकार कर लिया था कि वही गाड़ी चला रही है, तो अब पुलिस वाले उसको यहाँ पर रोक कर रख सकते थे। उन्होंने अब क्रिस्टल का फोन ले लिया, उसको चेक किया, तो उन्हें क्रिस्टल के क्रिस्टोफर को किए हुए बहुत सारे मैसेजेस मिल गए। पुलिस वालों को लगा कि शायद ये जो क्रिस्टोफर नाम का व्यक्ति है, जिसके मैसेजेस इसके फोन में पड़े हैं, ये व्यक्ति भी इन्वॉल्व हो सकता है। अब वो तुरंत गए, उन्होंने क्रिस्टोफर को अरेस्ट कर लिया। क्रिस्टोफर की गाड़ी से पुलिस वालों को मर्डर वेपन भी मिल गया, जो कि उसने अपनी गाड़ी में रखा हुआ था। पुलिस वाले उसको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले आए और उसके ऊपर मर्डर के चार्जेस लगाए गए। अब तक पुलिस वालों ने क्रिस्टल के ऊपर भी मर्डर के चार्जेस लगा दिए थे और अब इन दोनों को पता था कि ये लोग पूरी तरीके से फंस चुके हैं। तब इन्होंने ब्रेंडा का नाम लिया। इन्होंने कहा कि हाँ, ब्रेंडा भी इसमें शामिल थी और अगर देखा जाए तो वही मास्टरमाइंड थी, उसी ने हमसे ये सारी चीजें करवाई। अब पुलिस वाले ब्रेंडा को अरेस्ट कर सकते थे क्योंकि अब उनके पास इन दोनों के बयान थे। वो तुरंत ही ब्रेंडा के घर पहुंचे, लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चला कि ब्रेंडा तो अपने घर में है ही नहीं। पुलिस वालों ने हर जगह उसको ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही थी और बाद में ये पता चला कि जैसे ही पुलिस वालों ने उस रात उसको छोड़ा था, वो तुरंत ही वहां से भाग गई थी और एक बस पकड़कर मैक्सिको चली गई थी, यानी कि दूसरे स्टेट में चली गई थी पुलिस से बचने के लिए। मैक्सिको जाने के बाद वो अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ रह रही थी, यानी कि किसी रिलेटिव की फैमिली के साथ रह रही थी और वहां पर यानी कि उस छोटे से टाउन में वो काफी छुप कर रहती थी। ना वो किसी से ज्यादा मिलती थी, ना बाहर निकलती थी, यानी कि उसने काफी लो प्रोफाइल रखा हुआ था। लेकिन पुलिस वालों को पता चल चुका था कि वो वहां पर छुपी हुई है। धीरे धीरे 6 मंथ्स बीत गए उसको भागे हुए और इधर पुलिस वाले बहुत ज्यादा परेशान थे। फाइनली ब्रेंडा का नाम एफबीआई के टॉप 10 क्रिमिनल्स की लिस्ट में रख दिया गया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। ये अमेरिका की हिस्ट्री की 9th महिला थी जिसका नाम एफबीआई के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की लिस्ट में आया था। जब ये एफबीआई के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की लिस्ट में आई तो इसके साथ ही इसके ऊपर $1 लाख का इनाम भी रखा गया। और पैसा अपने आप में बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, ये पता चला क्योंकि इसके सिर्फ 2 दिनों के अंदर ब्रेंडा का पुलिस को पता चल गया। तुरंत ही उसको अरेस्ट किया गया, वापस यूएस लेकर आया गया और उसके बाद इसको ऑफिशियली अरेस्ट करके जेल में रखा गया। अब इन तीनों के ऊपर ही ट्रायल शुरू हुआ कैंड्रा के मर्डर का। अब क्रिस्टल और क्रिस्टोफर के खिलाफ तो प्रोसिक्यूशन एक बहुत तगड़ा केस बनाने में कामयाब रहा था, लेकिन ब्रेंडा को प्रोसिक्यूट करना अपने आप में बहुत मुश्किल था क्योंकि वो डायरेक्टली इस मर्डर से इन्वॉल्व नहीं थी। अब इस मुश्किल से निपटने के लिए पुलिस वालों ने अब क्रिस्टल को एक डील ऑफर की। उन्होंने क्रिस्टल को बताया कि तुम्हें डेथ पेनल्टी मिल सकती है और इससे बचने के लिए तुम अपना अपराध स्वीकार कर लो, तुम ब्रेंडा का नाम ले लो कोर्ट में कि वो शामिल थी, तो हम तुम्हें कम सजा दिलवाएंगे, तुम्हें डेथ पेनल्टी नहीं मिलेगी और लाइफ इन प्रिजन से भी हम तुम्हें बचा लेंगे। तो अब इन्होंने क्रिस्टल से डील कर ली कि उसको 35 ईयर्स ऑफ प्रिजन की सजा मिलेगी, यानी उसे 35 साल जेल में रहना पड़ेगा, लेकिन उसके बदले उसे ब्रेंडा का पूरा प्लान कोर्ट में आकर बताना है। क्रिस्टल ने इस प्ली डील को स्वीकार कर लिया। अब वो इस ट्रायल से बच गई। अब ट्रायल सिर्फ 2 लोगों के ऊपर चलना था, क्रिस्टोफर के ऊपर और ब्रेंडा के ऊपर। जब कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ तो इस ट्रायल के दौरान सारी की सारी कहानियां सामने आई। ब्रेंडा की फ्रेंड सामने आई, उन्होंने ऑब्सेशन बताया ब्रेंडा का जो कि उसका रिकी के प्रति था, वो उसके पीछे कितनी पागल थी। रिकी भी सामने आया, उसने भी सारी चीजें बताई। इसके बाद क्रिस्टल कोर्ट में आई, उसने अपनी टेस्टिमनी दी इसके खिलाफ और बाद में जो ज्यूरी थी उसने तुरंत ही अपना फैसला सुना दिया। क्रिस्टोफर ने क्योंकि गोली चलाई थी इस कारण उसे डेथ पेनल्टी मिली, यानी कि मौत की सजा मिली, और जो ब्रेंडा थी उसको लाइफ इन प्रिजन की सजा मिली जिसमें परोल की कोई भी गुंजाइश नहीं थी, यानी कि उसको कभी भी परोल नहीं मिलनी थी। अब उसको जिंदगी भर जेल में रहना था। अब आप सोचेंगे कि ब्रेंडा को मौत की सजा क्यों नहीं मिली, तो वो इसलिए क्योंकि जब उसको मैक्सिको से लाया गया था तो उनकी एक शर्त भी थी कि हम इसी शर्त में इसे देंगे कि इसको डेथ पेनल्टी नहीं मिले और ना ही प्रोसिक्यूशन कोर्ट में इसकी मांग करेगा। तो ये माना गया और ब्रेंडा को हालांकि पूरी संभावना थी कि डेथ पेनल्टी मिलेगी, लेकिन इसी कारण से वो बच गई। ये सारी चीजें सम अप हो जाने के बाद जो रिकी था वो कैलिफोर्निया चला गया अपनी फैमिली के पास। वो उनके साथ ही अब रहना चाहता था। अब वो यहाँ पर इस शहर में नहीं रह पा रहा था। इधर जो कैंड्रा की फैमिली थी
उनको थोड़ी शांति तो मिली कि उनकी बेटी की मौत के बदले इन लोगों को भी अच्छी खासी पेनल्टी मिल गई, लेकिन उनके दुख का ऑब्वियसली कोई अंत नहीं था, क्योंकि उनकी 35 इयर्स ओल्ड बेटी बिल्कुल बेकार में ही मारी गई थी। तो फिलहाल तो इस स्टोरी में इतना ही। ब्रेंडा अब जेल में है, उसको अपनी बाकी सारी जिंदगी अब जेल में ही बितानी है। पता नहीं वो किस तरह से क्या फील करती होगी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसने अपनी जिंदगी तो बर्बाद की ही, लेकिन अपने साथ ही पता नहीं कितनी सारी जिंदगियां बर्बाद कर दी। क्रिस्टल का बेटा भी इतना छोटा था, उसको अपनी माँ की जरूरत थी। उसकी जिंदगी या क्रिस्टोफर की जिंदगी या रिकी की या कैनरा के घर वालों की लाइफ उसने पूरी तरह से बर्बाद कर दी। जिंदगी भर का कई सारे लोगों को दुख दे दिया, और खुद भी अब वो सारी जिंदगी जेल में ही रहने वाली है और ऑब्वियसली दुखी रहने वाली है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी। प्लीज जरूर कमेंट में लिखिए कि आपको स्टोरी कैसी लगी और आप इस स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।